हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बात कर रहे थे और इस लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए अभी से पहले हम लोग काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर बात कर चुके हैं। आज उससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट में कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज़ आवर डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा, ये तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया था ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्वेश्चन हम एक स्पेशल केस में हम आपको बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहला ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट क्यू, दूसरा है क्यू, तीसरा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी, एंड लास्ट ऑप्शन इज और 0। क्वेश्चन को पहले समझिए कि एक सिस्टम के अंदर यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है तो वहाँ से फ्लक्स कितना पास करेगा। जैसा कि ये सिस्टम है और इसके अंदर एक डाइपोल दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब या मीनिंग होता है अ सिस्टम कंटेनिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, दैट इज़ कॉल्ड आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक होता है माइनस क्यू और एक होगा प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो यदि आप यहाँ से टोटल चार्ज निकालते हैं, टोटल चार्ज इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस क्यू, कट के आ जाएगा 0, चार्ज आ जाएगा 0। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अनुसार जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल जो फ्लक्स का वैल्यू होता है दैट इज़ फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू क्या है? क्यू बताता है चार्ज को। टोटल चार्ज हमारा आ चुका है 0, तो आप यहाँ से लिखिएगा फाई इज इक्वल टू 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स वाई फाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आ गया 0। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज। हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? तो सबसे पहले पहला ऑप्शन 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा है 1, तीसरा है इन्फिनिटी और चौथा है 0। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, तो देखिए जो हवा है
उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है दैट इज़ इक्वल टू 1। इसको हम लोग के से भी डिनोट करते हैं। और ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं करेंगे आप, ये जो ऊपर में आपको वैल्यू दिख रहा है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बाय द वे कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए इसका, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है और इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद लिखा हुआ है अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस a stationary charge produces। पहला ऑप्शन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा ऑप्शन ओनली मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, एंड चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। एक, यदि कोई चार्ज है जो कि रेस्ट पे है जिसको हम लोग स्टेशनरी चार्ज कहेंगे, तो उस चार्ज के चलते या उस चार्ज के कारण इनमें से जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा। तो आपको बता दें कि यदि कोई स्टेशनरी चार्ज है तो उसके चलते उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है। नॉलेज के लिए बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब बात करेंगे, जैसे देखिए ये चार्ज है तो इसके चारों ओर, इस चार्ज के चारों ओर ये जो फील्ड बन रहा है, दिस फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यदि चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यदि चार्ज मोशन करेगा तो उस समय उस कंडीशन में जब चार्ज मोशन करेगा तो उस परिस्थिति में वो करंट का निर्माण करेगा और उस करंट के चलते, उस करंट के कारण, उस करंट के चलते या उस करंट के कारण चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा। तो ये बस आप अपने एक्नॉलेजमेंट के लिए याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ EA is electric field due to dipole at axial position and EE
बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है ई बराबर 2 इंटू ई ए। दूसरा ऑप्शन है ई ए बराबर 2 इंटू ई ई। और तीसरा ऑप्शन है ई ए बराबर ई ई। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसका मतलब समझिए, ई ए रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, और ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और आपको बताना है कि जो आपके सामने गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन वैलिड है या ट्रू है। तो देखिए, इसको जानने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला होता है K इंटू 2p/r³। इस K की जगह 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 2p/r³। और यहीं पर यदि आप इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे लिखते हैं देन यू विल हैव ई बराबर K इंटू p/r³ या 1/4πε0 p/r³। अब जब इन दोनों को डिवीजन किया जाएगा ई ए बाई ई इंटू ई, तो देन यहाँ से आपको मिलेगा जो के वाला टर्म है कैंसल आउट हो जाएगा, ये पी कैंसल आउट हो जाएगा, r³ कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ई ए बाई ई ई बराबर ओनली 2। ई ए बाई ई ई बराबर 2। अब यहाँ से इसको ऊपर कर देंगे तो वी विल हैव ई ए इज इक्वल टू 2 इंटू ई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज 2 times the electric field at equatorial position। मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन का जो भी वैल्यू होगा उसको 2 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सियल का वैल्यू हम लोग को मिलेगा। गिवन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा बी, ई ए इज इक्वल टू 2 इंटू ई ई। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर एट maximum value of electric field intensity due to a charged sphere is पहला सेंटर, दूसरा
सरफेस, तीसरा एट इन्फिनिटी, और चौथा नन ऑफ दिस। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली में रिलेटेड है आपको गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन नंबर 1 है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। जब किसी हॉलो स्फेरिकल सेल के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं या कह सकते हैं कि उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, तो वैसे परिस्थिति के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक हॉलो स्फीयर बनाते हैं। ये है हॉलो स्फीयर, और गॉस थ्योरम के मदद से यदि इसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़े इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग 3 जगह कैलकुलेट करते हैं। ये आउटसाइड द स्फीयर है, ये एट द सरफेस है, और ये इनसाइड द सरफेस है। अब इसके लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सपोज कीजिए ये रेडियस है r, और ये रेडियस मान लिया आप है बड़ा R। तो काफ़ी लॉन्ग इसके लिए कैलकुलेशन जाता है। तो देन हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो E इज इक्वल टू आ जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट r² बाय r²। ये आता है फर्स्ट कंडीशन के लिए आउटसाइड द सरफेस। सेकंड वाले केस में जब एट द सरफेस आएगा तो छोटा r और बड़ा R इक्वल हो जाएगा, जिसके कारण ओनली यू विल हैव सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अंतिम वाले केस में 0 आ जाएगा, क्योंकि इनसाइड द हॉलो स्फीयर देयर इज नो चार्ज, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो ये इसमें से जो गिवन ऑप्शन है उसमें से जो फर्स्ट है एट द सेंटर, तो आपको बता दें कि वहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन पे है सरफेस, थर्ड पे एट इन्फिनिटी नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा एट द सरफेस। ये इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा हाई होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एट द सरफेस। अब इसके बाद अगला है, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज। किसी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फर्स्ट है 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, और एक ऑप्शन दिया हुआ है इन्फिनिटी। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है,
कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मेटल का कितना होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक फैक्ट है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज इन्फिनिटी। अब अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following graph represent the which of the following graph represent the variation of electric field, due to a spherical cell, due to a spherical cell of radius r, due to a spherical cell of radius r with distance r from its center। देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए। आपको दिया हुआ है कि 4 ग्राफ अभी आपके सामने ड्रॉ किया जाएगा, जिसके अनुसार बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ सही से रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, वेरिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। मान लीजिए एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है आर। यहाँ से आर डिस्टेंस पर यदि कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा उसको कौन सा निम्नलिखित में से ग्राफ सही से रिप्रेजेंट करता है। आपके सामने ग्राफ बनाए जा रहे हैं। ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को। फर्स्ट ग्राफ, सेकंड वन, this is E and this is R. Third one, E, R, and the fourth one, दिस वन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बता दें, इसका जो एक्सप्रेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। उसके बाद E इज इक्वल टू, एक में आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और एक में आता है 0। कौन सा ग्राफ E और R के जो बीच में रिलेशन है उसको कम्प्लीटली सेटिस्फाई करता है। इसमें से देखिए ये ग्राफ बता रहा है कि स्टीडिटली, मतलब बहुत शार्पली यहाँ से पहले डिक्रीज करेगा, उसके बाद स्टडी हो जाएगा आगे जाके।
ये बता रहा है कि ये तो y बराबर mx प्लस सी स्लोप 45 डिग्री का ये ग्राफ है। ये बता रहा है कि एक पॉइंट मैक्सिमम होगा, वहाँ से कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाएगा और आगे जाके मैच कर जाएगा 0 से। और इस पॉइंट का नाम दिया गया है r, मैक्सिमम वैल्यू r पर होगा। और उसके बाद ये दिया हुआ है कि इनिशियली इंक्रीज करके मैक्सिमम तक जाएगा, उसके बाद एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज करने लगेगा। आफ्टर द सेवरल कैलकुलेशंस, हम लोग इस फैक्ट पर बात करेंगे कि यहाँ से यदि गिवन कंडीशन को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने वाला कोई ग्राफ है तो वो है आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो सी है ये मैक्सिमम पॉइंट को बताता है जब छोटा आर और बड़ा आर दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है, आगे जाके ये 0 भी हो जाएगा। और ये जो रेंज है ये आपको अलग कंडीशन को बताता है। सभी ग्राफ का अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है, लेकिन हमारा जो गिवन कंडीशन है, जो गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन है कि कोई भी चार्ज स्फेरिकल सेल जब दिया हुआ रहता है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकालते हैं आउटसाइड द स्फीयर एट द सरफेस एंड इन साइड वैल्यू आ जाता है 0। तो इन तीनों कंडीशन को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने वाला जो ग्राफ है दैट इज आवर ग्राफ नंबर सी, जो कंप्लीट वेरिएशन को बताता है तथा ये भी बताता है कि जो पॉइंट है बी उस पर मैक्सिमम वैल्यू को दिखाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को अभी कंप्लीट किए। अब इसके बाद आगे के क्लास में हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। आप लोग अपने स्तर से भी कुछ प्रश्नों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।